जय माता दी, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन से। सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से संबंध न हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं का सूचक है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। अतः उनके इतिहास को समझने के लिए उनके रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों, परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभ में जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में राजाओं के जीवन चरित्र एवं राजनीतिक घटनाओं को संकलित कर देना पर्याप्त समझा जाता था, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय ही पर्याप्त होता था। किंतु जो जो इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों त्यों साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी तदनुसार सूक्ष्मता व गंभीरता आती गई। यद्यपि इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में साहित्य का इतिहास दर्शन एवं उसकी पद्धति अब भी बहुत पिछड़ी हुई है, किंतु फिर भी समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे, ठीक है, जिनका लक्ष्य साहित्य इतिहास को भी सामान्य इतिहास के स्तर पर पहुंचाने का रहा है। यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह धारणा बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को प्रतिबंधित करता है या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान टेन का है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। देख लेते हैं, जाति, ठीक है रे, वातावरण, क्षण विशेष। टेन ने अपनी व्याख्या के द्वारा यह भली बात स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। टेन के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया है कि उन्होंने साहित्य के विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त 3 तत्वों को ही दे दिया है, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी है। निश्चय ही हडसन का यह आक्षेप टेन के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण न्यूनता या त्रुटि की ओर संकेत करता है, किंतु फिर भी हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तुलना में टेन ने अपेक्षाकृत अधिक व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर साहित्य के विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों का भी कम योगदान नहीं है। वैसे तो उनके द्वारा कई सिद्धांत स्थापित हुए, किंतु उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग चेतना का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। H.F. कॉम्पे ने महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर करके इस सिद्धांत की महत्ता को प्रमाणित किया है, किंतु हमारे विचार में यह सिद्धांत भी एकांगी ही है, क्योंकि साहित्य के विकास में युगीन चेतना का ही नहीं, पूर्ववर्ती परंपराओं भी न्यूनाधिक योगदान रहता है। अतः उनकी उपेक्षा करके सारा श्रेय युगीन चेतना को ही दे देना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इधर मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए सैकलियन ने रूसी साहित्य के इतिहास की व्याख्या करते हुए साहित्य की विविध प्रक्रियाओं व प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक
आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया से स्थापित किया, किंतु कई बार मार्क्सवादी आलोचक साहित्य का भी सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को ही स्थापित करके एक ऐसा अनर्थ कर देते हैं जो एकांतिक व अतिवादिता का प्रमाण होता है। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थविज्ञान के आधार पर साहित्य के विभिन्न पक्षों के विशेषता, शैली पक्ष के विकास की व्याख्या विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई है, जिनमें I.A. रिचर्ड्स, विलियम एम्सन, C.M. लेविस, W. कर, F.W. बैटमैन सन प्रभृत विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टियों से शैलीगत प्रवृत्तियों के विश्लेषणों एवं उनके आधारभूत कारणों को खोजने का प्रयास हुआ है, जिससे आंशिक रूप से साहित्य इतिहास को भी समझने में सहायता मिल सकती है, किंतु इनके निष्कर्षों में पारंपरिक सामंजस्य, एकरूपता एवं अवंति का अभाव होने के कारण वे अध्येता के मार्ग को प्रतिशत कम और कंटकाकीर्ण अधिक करते हैं। अस्तु साहित्य इतिहास की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न प्रयास होते रहे हैं, जो हमें किसी निश्चित, स्पष्ट एवं समन्वित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आज साहित्य का अध्ययन, विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। उसकी विषय वस्तु, प्रवृत्तियों, शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना, साहित्यकार को व्यक्तित्व प्रवृत्तियों का विश्लेषण आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धांत की विकास प्रक्रिया के विभिन्न अंगों, पक्षों व तत्वों के सूचक है। यद्यपि इनमें से कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, किंतु आंशिक सत्य से भी ये सर्वथा शून्य नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए: सर्जन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा व उसका व्यक्तित्व, परंपरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। वस्तुतः यह सिद्धांत सृष्टि की सामान्य विकास प्रक्रिया की दृष्टि से प्रतिपादित है, जिसे साहित्य पर लागू करते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है: साहित्य के क्षेत्र में भी प्राकृतिक सर्जन शक्ति अर्थात साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, परंपरा, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपरा और वातावरण, युगीन परिस्थितियों, प्रवृत्तियों का चेतना के द्वंद्व से प्रेरित होकर गतिशील होती है, जिसका चरम लक्ष्य द्वंद्व के दोनों पक्षों में संतुलन स्थापन होता है। वस्तुतः यह द्वंद्व ही साहित्यकार की मूल प्रेरणा होता है, किंतु स्थिति विशेष व व्यक्ति विशेष के अंतर से द्वंद्व का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। अतः कोई साहित्यकार अपने ही आंतरिक या मानसिक द्वंद्व से परिचित होता है, तो कोई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व से। एक क्षेत्र का द्वंद्व संतुलित या शांत हो जाने पर साहित्यकार या साहित्यकारों की सृजन शक्ति किसी अन्य क्षेत्र के द्वंद्व की ओर उन्मुख होती है। वस्तुतः परंपरा, युगीन वातावरण अंतर्विरोधों से उत्पन्न द्वंद्व की साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उसकी धाराओं और प्रवृत्तियों को गति देता हुआ साहित्य की विकास प्रक्रिया को संचालित करता है। अतः साहित्य इतिहास की विकासवादी व्याख्या के लिए उन पर सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है, जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उससे संबंधित पूर्व परंपरा, युगीन वातावरण, द्वंद्व के स्रोत व अभीष्ट लक्ष्य आदि पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य विकास के उपयुक्त सामान्य सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें साहित्य के रूपात्मक, प्रवृत्त्यात्मक तथा गुणात्मक विकास के अध्ययन में सहायता मिल सकती है, किंतु यहाँ इनका विस्तृत परिचय न देकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास का भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांतों का आधार ग्रहण करना आवश्यक है। वही दूसरी बात, जो लोग इतिहास को अपना कल्पना, विकास और भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हुए उसे कला की श्रेणी में स्थान देते हैं, वे विकासवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को ही व्यर्थ समझते हैं। साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना देख लेते हैं। आप लोगों को हम बता दें कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, वो कंप्लीट हो गया। आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। और
रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास वो भी कर रहे हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। डॉक्टर नगीन का तो चल ही रहा है। सामान्यता साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा साहित्यालोचन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है तथा इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक व सहयोगी सिद्ध होते हैं, किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए। दोनों मूलतः एक ही है। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है, जबकि आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोषों अन्वेषण करते हुए इसका मूल निर्धारित करना होता है। आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोषों का अन्वेषण करते हुए मूल निर्धारण करना होता है। इतिहासकार विकृति के गुण दोषों पर विचार करता है, किंतु वहाँ भी उसका लक्ष्य उन्हें युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखने का रहता है, स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन नहीं। दूसरे देश के स्पेस ऑफ काल टाइम के महत्वपूर्ण आयामों में जहाँ आलोचक देश या स्थान को दृष्टिगत रखते हुए उसके स्थिर या शाश्वत तत्वों के अनुसंधान पर बल देता है, वहीं इतिहासकार काल और क्रम युगीन संदर्भ को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए परिवर्तनशील तत्वों के विश्लेषण में प्रवृत्त होता है। तीसरे आलोचक व्यक्ति के विशेष का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से भी कर सकता है, जबकि इतिहासकार व्यक्ति और कृति को सदा पूर्व परंपरा युगीन वातावरण के संदर्भ में रखकर ही उसके योगदान को स्पष्ट करता है। चौथे आलोचक के महत्वपूर्ण व्यक्तियों रचनाओं का चयन भी पर्याप्त सिद्ध हो सकता है, किंतु इतिहासकार के लिए ऐसा संभव नहीं है। इतिहास की संपूर्ण धारा को समझने के लिए सम्राट अकबर जितना महत्वपूर्ण है, हेमुवणिक भी उससे कम नहीं है, या महाकाव्य तुलसीदास का सर्वगुण संपन्न महाकाव्य उसके लिए जितना महत्वपूर्ण है, अनेक दोषों से ग्रस्त केशव की रामचंद्रिका भी उसके लिए उतनी ही उपयोगी है। वह उनमें से किसी एक को भी ठुकरा कर इतिहास की विकास कृतियों के विश्लेषण में सफल नहीं हो सकता। अस्तु संक्षेप में कहा जा सकता है, साहित्य का इतिहासकार जहाँ अतीत के सृजन कार्य को विभिन्न परंपरा धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है, वही आलोचक किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्यपरक तत्वों का उद्घाटन करता है। एक के द्वारा जहाँ ऐसा क्यों हुआ का उत्तर दिया जाता, वही दूसरा फिर भी अनेक कारणों से साहित्य इतिहास साहित्यालोचन की सीमाएं घुलमिल सी गई हैं, जिसके कारण हैं, एक तो साहित्य क्षेत्र में विशेषता हिंदी साहित्य के इतिहासकार आलोचक का कार्य कई बार एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न होता रहता है। इतना ही नहीं, अनेक बार इतिहास संज्ञक रचनाओं में ऐतिहासिक विवेचन की अपेक्षा आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक रहता है और आलोचनात्मक पुस्तकों में मूल्यांकन की अपेक्षा ऐतिहासिक व्याख्या अधिक उपलब्ध होती है। कदाचित इसी से इस धारणा का प्रचार हुआ कि अच्छे आलोचक के लिए अच्छा इतिहासकार, इसके विपरीत अच्छे इतिहासकार के लिए अच्छा आलोचक होना आवश्यक है। आंशिक रूप से आवश्यक यह बात सही है, अंततः दोनों के लिए भिन्न प्रकार की प्रतिभा दृष्टियाँ पद्धतियाँ अपेक्षित, इसे भुला नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधुनातन लेखक में वर्गों द्वारा आलोचना और इतिहास के भी मूल रूप को विकृत करने की चेष्टा की जा रही है। आलोचना में जहाँ मूल्य और मूल्यांकन के स्थान पर आत्म प्रशंसा, व्यक्तित्व प्रतिक्रिया, एक पक्षी विवरण, समाचार पत्री परिचय को प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं इतिहास के परंपरा धाराओं व युगीन प्रवृत्तियों के तथ्य विश्लेषण के स्थान वर्ग विशेष, वाद विशेष, व्यक्तियों विशेष की प्रतिष्ठा प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि दोनों तरफ पारस्परिक अंतर अस्पष्ट या लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा देख लेते हैं।